बाजार के बिग बुल, हिंदुस्तान के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक राकेश झुंझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। और 14 अगस्त को ये एक बड़ी दुखद खबर आई हम सबके सामने कि उनका निधन हो गया। और उसके बाद से स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करने वालों में और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए एक कहीं न कहीं शून्य हो गया, एक बड़ा शून्य, जिसकी भरपाई करना हम सब के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। और इसी क्रम में हम बाज़ार के और उनके साथ रहने वाले, बात करने वाले, काम करने वाले, मिलने जुलने वाले ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने उन्हें बड़े नज़दीकी से देखा है, बहुत कुछ उनसे सीखा है और उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनके जो अनुभव हैं, वो आज हम आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं। और ये पहुंचाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि सही मायनों में राकेश झुंझुनवाला जैसे बिग बुल को एक सच्ची श्रद्धांजलि आप और हम मिलकर दे पाएँ। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला सर, जिनके परिचय की आप सबको ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छे से जानते पहचानते हैं। और मैं एक परिचय वो दे दूं जो शायद हमारे सारे निवेशक ना जानते हो, दर्शक ना जानते हो, कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था लगाना पड़ेगा कि जब राकेश झुंझुनवाला जी और मधु सर की आपस में बात ना हो। सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिन में कम से कम एक बार बात होती थी और कभी नहीं होती थी तो अगले दिन 2 बार हो जाती थी, तो ऐसा था। और अभी ऑफ लेट तो ऐसा हुआ ना अनिल जी की, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो भी घर पे रहते थे और मैं बाजू में ही रहता हूँ। एंड मैं पर्सनली वही चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। क्या कर रहे, आजा। उनका तरीका ही था, क्या कर रहे हैं, साथ में खाना खाते, घर का खाना खा ले। तो मेरे घर की दाल बहुत पसंद है ना, आज दाल खिलाते तेरे को। सो एक अंदाज उनका बहुत अलग ही था अनिल जी। 3 दिन हुए। हाँ। 3 दिनों में कभी कुछ ऐसा हुआ कि लगाओ कि बस अभी मैं राकेश जी से बात कर लूँ, फ़ोन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही था ना, फर्स्ट कॉल ऑफ ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट कॉल। यू नो, कोई कंपनी में अच्छी कोई खबर आ जाए, उनकी कंपनी से कोई रिलेटेड कोई खबर आ जाए, या अपने को कोई अच्छा कोई आइडिया आ जाए। और चूंकि हमेशा वो सेल्फलेसली गाइड करते थे ना, कभी भी कोई अच्छा आइडिया भी आ जाए मेरे को कभी भी बोलेंगे देख मैं नहीं लूँगा पर तू ले लेना। अच्छा। हाँ, बिकॉज यू नो तेरा होराइजन, तेरा बेड साइज विल बी डिफरेंट। मेरे बेड साइज में ये फिट नहीं करेगा। मेरे को सपोजिंग 50 करोड़ का मिनिमम शेयर लेना है, तू तो 2 करोड़ का भी ले सकता है, तो तू ले लेना, मैं नहीं लूँगा। तो मैं तो हमेशा कभी भी हो तो एक बार क्या है भैया से बात कर लो। तो कल मेरे पास कोई बहुत अच्छी कोई खबर आई, मेरा फ़ोन ऐसे उठ गया कि भैया को बताता हूँ। वो जो झटका दिल में, हाँ मतलब दर्द हाँ वो एक जो है ना बिल्कुल। और अनिल जी क्या है, कुछ लोग एक्सप्रेस करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। मैं तो इट इज़ अ रियल ट्रिब्यूट टू हिम। ये मेरे करियर में तो उनका इतना बड़ा योगदान रहा है ना, दैट इफ़ आई कॉल हिम ए गुरु इट कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग। इफ आई कॉल हिम भैया इट कैन हार्डली एक्सप्रेस माई फीलिंग। तो ही वॉज अ ट्रू मास्टर फॉर मी। एज ए पर्सन मैं जानना चाहता हूँ राकेश जी को, क्योंकि आप इतने करीब रहे हैं, इतने नज़दीक रहे हैं, और मतलब ऐसी क्या खास बात आपको लगी उनकी पर्सनैलिटी में, सबसे बड़ी बात की यार ये चीज़ किसी और में है ही नहीं, ये सिर्फ राकेश जी में थी? तो मैं आपको एक बोलूँगा ज़रूर, स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से ना, मेरे दोस्त विजय केडिया ने बहुत अच्छा लिखा। मैं उसको एक स्टेप आगे ले जाके बोलूँगा कि देर आर बुल्स एंड बेयर्स बट देर इज ओनली वन लायन इन द जंगल। आई वुड गो टू एन एक्सटेंट ऑफ सेइंग देर इज ओनली वन वाइट लायन इन द जंगल। There might still be many lions also in the jungle, but there is only that one white lion in the whole jungle. तो obviously आने वाले टाइम में राकेश भैया से भी हो सकता है ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हिंदुस्तान में होंगे। इकोनॉमी बढ़ेगी तो obviously साइज लोगों का बढ़ेगा। हो सकता है राकेश भैया से ज़्यादा सक्सेसफुल भी लोग आए, पर वो राकेश भैया सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि 50-55% कंपाउंडेड रेट पर रिटर्न बनाना, मतलब ये काम तो मतलब खुद वॉरेन बफे साहब नहीं कर पाए एक्चुअली। अनिल जी वो मैं बोल रहा हूँ ना, आने वाले 30-40 साल में क्या होगा
अगर उनकी धारणा हिंदुस्तान के लिए ठीक थी तो वो पॉसिबल है, पर वो राकेश झुनझुनवाला के जैसा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। खैर अब तो हिंदुस्तान को पसंद करने वाले, भरोसा करने वाले हजारों मिल जाएंगे। वही बोल रहा हूँ ना, वो उस जमाने में करते थे जब कोई नहीं करता उस जमाने में। तो उनकी आपने बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करी ना, जो सबसे ज़्यादा मुझे टच करती थी ना, उनका एक जो लाइफ के प्रति जेस्ट था ना, जिंदगी जीना है, राइट। उनके मोमेंट, उनके लाइफ में कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं था। करेक्ट। जिंदगी जीना है, मतलब वो भले अभी आप देखो उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, कोई आदमी अगर व्हील चेयर में हो तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना। करेक्ट। ये भगवान मेरे को क्या कर दिया यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। वो व्हील चेयर पे कजरारे कजरारे कर रहे हो, तो उनका लाइफ का एक जेस्ट था। अभी आपको एक लास्ट का किस्सा बताता हूँ, अभी का 5 जुलाई को उनका बर्थडे था। जी जी बिल्कुल, हाँ। राइट। मैंने बोला भैया मैं आता हूँ, तो मेरे को बोले आता है मतलब खाना खाने रात को खाना खाएंगे। तो मेरे को 2-3 जगह का जहाँ खाना पसंद है ना, दोनों तीनों रेस्टोरेंट से ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के रूम में, दोनों तीनों जगह हॉस्पिटल में एडमिट थे। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के रूम में दोनों तीनों जगह से खाना मंगाया, और वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल का रूम भी पार्टी रूम में कन्वर्ट हो गया। क्या मतलब see, that was life, and that was राकेश झुनझुनवाला। हाँ, मतलब कि हाँ कुछ भी जो है परेशानी है, हॉस्पिटल के बेड में है, तकलीफ है, बीमारी है, वो है, बट जिंदगी तो जीना है। अच्छा, आपने इतना नज़दीकी से देखा है, एज ए पर्सन में और जानना समझना चाहता हूँ, ये थॉट कि मुझे बड़ी फिलैंथ्रोपी करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, ये उनके नेचर में कहाँ से? क्योंकि जितने उनके यार दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं हर एक के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राइट। पूरा 100%। तो ये फिलैंथ्रोपी का ऐसा है अनिल जी, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों से आपके चैनल में ही उन्होंने आके बोला था, मेरे ख्याल से पहली बार, 5,000 करोड़ रुपया का चैरिटी। वो पहला इंटरव्यू किया था, मुझे याद है। और अब आप शेयर कर रहे हैं, बात आगे मैं थोड़ी सी मैं भी कहना चाहता हूँ। पहली बार राकेश जी ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी वेल्थ चैरिटी में देना चाहता हूँ, और बोले कि मैंने एक दिन ऐसे ही डिसाइड किया और गया, और मैंने वाइफ को बताया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया किया ये डिसीजन, भगवान आपको और कमाई कराए और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैरिटी कर पाए। मैंने उस दिन देखा, मैंने पहली और आखिरी बार देखा, राकेश जी की आंखें नम थी उस वक्त। हाँ, मतलब वो ये करना चाहते थे ना। जो दुनिया को एक पिक्चर है ना राकेश जी का, कि वो बड़े कैपिटलिस्ट थे, स्टॉक मार्केट के श्रूड इन्वेस्टर थे, या पार्टी करते थे, ड्रिंक करते थे, लाइफ एंजॉय करते थे, वो सब करते थे। पर उनको हिंदुस्तान के लिए जो फीलिंग थी ना अनिल जी, कोई भी हमारा कभी डिस्कशन जब होता था ना, तो ये हर घर में जल नल से, वो इससे इतना ज़्यादा खुश होते थे ना कि मधु देख हिंदुस्तान बदल रहा है। इसके लिए मुझे तेजी लगता है कि ये जो 20-20, 30-30 किलोमीटर जो लोग जाते हैं पानी लाने के लिए ना, कच्छ में और राजस्थान में, उनके घर में अभी नल लगेगा, और उनके घर पे, हर के घर पे जल आएगा। इससे लोगों का एस्पिरेशन बढ़ेगा। तो ये सब बुलशिट है, सब क्वांटिटेटिव जो सब बात करते हैं ना, ये वो है। दिस इज रियल इंडिया एंड दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग। एक और चीज़ है कि वो मतलब वाकई में दोस्तों के साथ, या कई बार होता है ना, वो ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है कि दोस्तों के साथ कुछ और होंगे और टीवी मीडिया पे इंटरव्यू कर रहे हो तो कुछ और होंगे, लेकिन वो बड़ी बेबाक सी बात करते थे। राइट। चाहे उनके विचार पॉलिटिक्स से लेकर हो, मार्केट से रिलेटेड तो सबको पता है, फैमिली से रिलेटेड हो या रिलीजन से, तो क्या वो वाकई में रियल लाइफ में इसी तरह से? उसका मैं आपको फंडामेंटल रीज़न बताता हूँ। देखो क्या है, उन्होंने जो वेल्थ कमाई ना, वो भाव कापी के जैसे थे। पूरे वर्ल्ड को उनकी वेल्थ मालूम थी। हाँ, ये बात सही है। पूरे वर्ल्ड को उनका पोर्टफोलियो मालूम था, कुछ छुपा नहीं, कुछ भी छुपा हुआ, एकदम ट्रांसपेरेंट बुक के जैसा था। और उन्होंने मोर इम्पोर्टेंटली वेल्थ जो कमाई, एकदम लेजिटिमेट तरीके से कमाई। करेक्ट। मतलब आज इतने बड़े 35 साल के करियर में आपने कभी नहीं सुना होगा, अदरवाइज तो आप तो मीडिया वाले हो, मैं भी स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ। सही बात है। कहीं ये तो सुना होगा ना कि कोई प्रमोटर के साथ मिलके कोई चीज को मैनिपुलेट कर दिया और वहां से कोई अरे आज 50 एजेंसी है, कब किसका कहाँ से, कभी कोई नहीं, कुछ नहीं जिंदगी में कभी उनके पास कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं था। वो हमेशा बोलते थे अच्छे तरीके से करो, लेजिटिमेट तरीके से करो, टैक्स पूरा भरो, और वो इसीलिए दैट इज व्हाई ही वाज नेवर शाई ऑफ हिज वेल्थ।
एंड दिस इज वन रीजन व्हाई ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। करेक्ट। क्यों वो आप दो देखो हाँ, नहीं तो आज कौन अपना पोर्टफोलियो खुला बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक में देखो ना, अभी नरेंद्र मोदी को मिलने गए, शर्ट क्रम्बल हो गई, पूरी दुनिया को परेशानी हो रही है कि आप शर्ट क्रम्पल करके चले गए। रात को आए, हम 2 दिन बाद हमारी बात हुई, बोले मेरे को क्या करना है, सही एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या है। करेक्ट। तो इसीलिए वो कभी किसी से डरते नहीं थे, और उनके जो दिल में था वही उनके दिमाग में था और वही उनके जुबान में था। वो चाहे घर पे हो बाहर हो, एंड ही लिव लाइफ एट हिज टर्म्स। इवन लेट्स टॉक अबाउट हिज वेल्थ और ड्रिंकिंग एंड दिस दैट, वो किसी की सुने नहीं ना, इंक्लूडिंग डॉक्टर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, सही बात है। वो अपनी अपनी कंडीशन अपने टर्म्स पे ही उन्होंने जिंदगी जी। और मैं बोलता हूँ 62 साल के गए वो, पर उन्होंने 620 साल की जिंदगी जी के क्या गए। बात है, मैं पूरी जी कर गए हैं सर। पर मतलब ऑब्वियसली हम सबको बहुत Naturally दुख वो है, तो- और ये एकदम अनटाइमली हुआ। करेक्ट। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कोई अंदेशा भी था या ऐसा कुछ होना भी था। इनफैक्ट उनकी तबीयत अच्छी हो रही थी, हॉस्पिटल में जो उनकी तबीयत थी उससे अच्छी हो रही थी। इसीलिए आपने देखा वो हॉस्पिटल से मेरी मदर की प्रेयर मीटिंग आए थे, बिल्कुल हॉस्पिटल से आए थे। हाँ, हॉस्पिटल से आए, काफी देर लास्ट बैठ संडे को तो हम आकाशा एयरलाइन में गए। करेक्ट। आकाशा एयरलाइन के इनॉग्रेशन के लिए संडे को साथ में गए। अभी डीमार्ट का 300 स्टोर का वहाँ पे पार्टी हुआ, प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे थे वो। तो अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जा नहीं सकते थे ना, पर ये बोलते हैं अनिल जी, ये तो जब जिसका टाइम आ जाए ना, हाँ, जाना उसको जाना ही है। और ये वो तस्वीर है जो आपकी मेरे ख्याल से आखिरी तस्वीर शायद राकेश जी के साथ है। हाँ, ये है, राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा मधु सर, जो प्रोफेशनली उन्होंने जो कुछ किया, 5,000 से 50,000 करोड़ की यात्रा, मतलब किसी के भी लिए मतलब है ना ड्रीम है, अनथिंकेबल है। मतलब आप तो खुद मार्केट में पूरी ज़िंदगी निकाल चुके हैं इतनी लंबी, तो क्या ऐसा क्या राकेश जी अलग करते थे कि वो सबसे अलग होकर इतनी तेज़ी से वेल्थ बनाते हैं? हाँ, इसमें 2 बातें हैं अनिल जी। एक ना, राकेश भैया क्यों दूसरों से बात भी करते थे ना, बिकॉज ही वांटेड टू इंस्पायर पीपल। एक तो उनके नेचर में था कि सबका अच्छा होना चाहिए। आई एम श्योर अगर आपको भी कभी मिले होंगे तो 4 अच्छी बातें आपसे बात करेंगे। 100%। सबका अच्छा होना चाहिए, सबको इनकरेज करना चाहिए, सब आगे बढ़ने चाहिए। कहते थे कहाँ कांदीवली रहता तू आ गया। हाँ, मतलब सबको बोलते थे, मेरे लिए भी बोला, आपके लिए बोला होगा। इसीलिए मेरे को नहीं लगता है पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक भी इंस्टेंस याद है कि किसी आदमी को इतनी बड़ी सलामी मिली होगी जाने के बाद। ये बात तो सही है। अरे स्पेसिफिकली फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, एब्सोल्युटली, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जानने अनजाने वाले। कल अनिल जी, कल उनकी प्रार्थना सभा हुई, बिल्कुल, है ना, वो 600 कुर्सियों में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी और पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, लोग स्टैंडिंग थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो वो एक गुडविल क्रिएट करके गए ना एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड जितना लव एंड अफेक्शन क्रिएट करके गए, आई थिंक दैट इज द रियल वेल्थ विच ही एक्चुअली मेड अकॉर्डिंग। मार्केट में कई लोग ऐसे आए जिनको देख के लोग इंस्पायर हुए, पैसे बनाए, और अल्टीमेटली उनके शेयरों में फाइनली लोगों के पैसे लग ही जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि राकेश जी का पोर्टफोलियो अगर उसने पूरा ढंग से फॉलो किया हो नहीं, उसका पैसा नहीं लगता, क्योंकि उनका स्कीम नहीं था ना। हाँ। ऐसा नहीं था कि मैं पहले ले लूँगा, फिर मैं गांव को जाके बता दूंगा, फिर मैं बेच दूंगा, और फिर वो तो उनका कभी दिमागी वैसा कभी चलता ही नहीं था। उनका कोई स्कीम ही नहीं था उस टाइप का कभी। और आपने प्रोफेशनली बात करी ना सर, तो जो मुझे 2-3 चीज़ें एकदम हटके प्रोफेशनली उनकी जो समझ में आती थी ना, कि हम सब ना अनिल जी बहुत बाजार में ना माइक्रो मैनेजमेंट करने निकले, इंक्लूडिंग मी। हम एकदम परफेक्टली टाइम कर लेंगे, कौन सा शेयर एकदम परफेक्टली लेने का, हम उसको परफेक्शन में बॉटम पे चाहिए, हमें बॉटम में चाहिए, टॉप पे बेच देने का है। ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन अ ब्रॉड ट्रेंड इन अ ब्रॉड पिक्चर। आपको अगेन एक इंस्टेंस बताऊंगा ये खत्म करने के बाद। ब्रॉड पिक्चर जब उनको लग जाती थी ना, राइट है, तो कोरोना जिस दिन हुआ, लॉकडाउन हुआ, 7,500 7,600 का निफ्टी था। मैंने उनको फोन किया, क्या लगता है भैया दूर रहने का? 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हो सकता है 9,000 का निफ्टी होगा। बीवी का बंगड़ी बेच के लगा दे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस एकदम, इतना कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या है, अब उनको ब्रॉड पिक्चर समझ में आ गया कि कोरोना एक वायरल है, और इसमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा कुछ
डैमेज मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 साल चलेगा 20 साल चलेगा, दैट वाज हिज जजमेंट एंड ही वेंट ऑल आउट एंड ही स्पोक ओपनली अबाउट इट। यस यस अपन सब शाई कर रहे थे वेव 2 के बाद इतने लोगों की मौत हो रही है, हम कैसे बोलें कि ये जस्ट एक वायरल है करके, पर उन्होंने बोला एंड ही एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो उनका था ना, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो मार्केट हो। और उसके बाद उससे भी बड़ी जो चीज़ थी ना कि कब रिस्क लेना है और कब स्टेक लगाना है और कितना स्टेक लगाना है। एब्सोल्युटली दैट इज द डिफरेंस। वो शब्द तो मुझे भी याद आते हैं। मेरे को एक बार उन्होंने बोला था, आई डोंट नो इंटरव्यू में बोला था या ऐसी मुलाकात में, बोला अनिल तूने अभी तेजी देखी कहाँ है? बोले कि ऐसा रिटेल इन्वेस्टर आएगा इंडिया में ना कि शेयर नहीं मिलेगा शेयर तुम्हारे। अब ऐसे हो ही रहे ना, हो रहा है। आप देखिए, आप देखो नहीं तो 3 लाख करोड़ का 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का गोरे का सेलिंग के बाद बाजार 2,000-2,500 पॉइंट निफ्टी अप है। अपन सब वरीड थे 6 महीना पहले कि इतने गोरे बेच रहे, कहाँ जाएगा ये मार्केट, पता नहीं चल रहा है। करेक्ट। तो उनका ये जो एक सेंस था ना कि कब स्टेक लगाना है और थर्ड कहाँ पे स्टेक लगाना है। मतलब वो जैसे क्या एक लायन है ना, वो हिरन के लिए वेट करता है। वो चूहा बाजू से निकल जाए ना तो लाइन जल्दी से दौड़ेगा नहीं, मेरे काम का नहीं है। पर जब हिरन दिखेगा ना तो उसको छोड़ेगा नहीं। दैट वाज राकेश झुंझुनवाला फॉर यू। आपके लिए प्रोफेशनली मार्केट के लिहाज से क्या बड़ी लर्निंग्स थी राकेश जी से? सो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने काफ़ी लर्न किया उनसे। काफ़ी हमने भी अपने इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी, इन्वेस्टमेंट का तरीका, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया ही भैया से आया हमको। 91 से 2000, मैं आपसे आज एकदम दिल से बोलूँगा, 91 से 2000 के बीच में मैंने 1998 में भैया को मैं मिला। बट वो 91 से 98 के बीच में हमको क्या लगता था, शेयर बाज़ार आने का, यहाँ टिप निकालने का, 100 रुपये में शेयर लेने का, 130 में बेच देने का, और वो जो 30 रुपया कमाई हुआ उससे लाइफ मजा करने का। तो शेयर मार्केट वाज अ सोर्स ऑफ इनकम। अपने को वेल्थ का डब्ल्यू नहीं मालूम था। ठीक बात। और करते करते अगर इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो थोड़े कुछ पैसे बच जाते थे। बट इट वाज स्टिल, वो चर्चगेट से विरार तक की ट्रेन नहीं थी। कभी वो चर्चगेट से ग्रैंड रोड होगी या कभी दादर तक होगी, पर विरार तक के तो बैठना है ही नहीं अपने। बराबर, सही बात। राइट। तो वो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला, वेल्थ क्रिएशन वाला, वेल्थ क्रिएशन, इट ऑल केम फ्रॉम हिम ओनली। करेक्ट। एंड उनको 20 साल लग गए अनिल जी ग्रिल करते करते। अभी भी कभी कभी हम बोरीवली में उतर जाते हैं, राइट, या अंधेरी में उतर जाते हैं। एंट्री टाइम से हो जाती है लेकिन एग्जिट बहुत पहले हो जाते हैं। अंधेरी में उतर जाते हैं डर के मारे कि पता नहीं विरार में उतरने को मिलेगा कि नहीं। करेक्ट, सही बात। अच्छा, बहुत सारे करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, दर्शक हैं जो उनकी स्टोरी से बड़े इंस्पायर हुए हैं। क्या उनसे सीखने जैसा है नए इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो पिछले 2 साल में जो सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छे। मैं टाइम लेके दिल से अब जवाब दूंगा आपको। सी द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो उनको डिफरेंशिएट किया वो क्या था? इट इज़ फंडामेंटल बिलीफ इन इंडिया। राइट। हिंदुस्तान पे भरोसा। राइट, करेक्ट। क्योंकि अगर आपको हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा है ना, तो फिर आप लंबे समय के लिए खड़े रह सकते हो। राइट। हमारा भरोसा ट्रांजिटरी होता है। हाँ, बराबर है। कुछ भी हो जावे तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, लगता है कंट्री बैठ जाएगा। 2013 में कोई रूटीन चेंज हो गया तो कंट्री बैठ जाएगा। 2008-9 में ग्लोबल क्राइसिस हो गई तो लगता है कंट्री बैठ जाएगा। छोटा भी कुछ होता है, डर लगता है, कहीं पे कोई ड्राउट आ जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, लगता है बाप रे क्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पर उनका एक जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग था ना अबाउट इंडिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और पूरा कन्विक्शन उनको वहीं से आता। वो फेवरेट लाइन है दैट योर पेशेंस may be tested, but your conviction will be rewarded. करेक्ट। भरोसा है, खड़े रहेंगे तो पैसा बनेगा। भरोसा है तो खड़े रहेंगे तो पैसा बनेगा। तो दैट इज वन थिंग टू। अगर जिस दिन हमको वो समझ में आ गया ना कि हिंदुस्तान में अभी अगले 10 साल तक के और तेजी है, करेक्ट, और वो तेजी के ब्रॉड रीजंस अपने को समझ में आ गए ना, फिर क्या अनिल जी अपने भी शहरों में क्या घटाड़े नहीं होती क्या? पर उन्होंने इतना ड्रिल कर दिया है कि तेजी है तो अभी वो क्या है, वो
कुछ भी घटाड़ा भी होता है तो डर नहीं लगता, तो डर और, नहीं लगता। और लेने का मन होता है ना कि बेचने का। और अभी देख रहे हैं ना कितने सारे शेयर, अभी मैंने भी जो कितने सारे शेयर हो गए, 15,200 हुआ जब निफ्टी, अभी 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, कितने सारे शेयर 30-30 रुपये घट गए थे, पर देखो अभी 3 महीने के अंदर वापस आ गया। सही पर 15,200 में किसी को पता था कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मार्केट 18,000 हो जाएगा। करेक्ट। तो दैट वाज वन। सेकंड थिंग, यू नो, एज आई सेड, ही ऑलवेज टोल्ड मी थिंक 20 टाइम्स बिफोर इन्वेस्टिंग अच्छा। एंड थिंक 50 टाइम्स बिफोर सेलिंग। अच्छा, बेचने के पहले 50 बार सोचो। 50 बार सोचो। और क्योंकि बेचेगा तू ना, अगर सिर्फ प्राइस करके बेच दिया या सिर्फ एप्रिसिएशन के कारण बेच दिया कि मेरा 100 का 200 हो गया है, तो हमेशा रिग्रेट ही होने वाला है, राइट? करेक्ट। तो बेचने के पहले, खरीदने के पहले सोचना ताकि तूने राइट खरीदा है। करेक्ट। तीसरा जो हो हमेशा बोलते थे, ये भैया देख बुफे है, पर खाना उतना ही जितना हजम होगा। सही बात है। यू नो, एक उनकी बड़ी फेमस स्टोरी थी एक बंदर की, कि एक बंदर है जो चौपाटी में जाता है, एक आदमी उसको कोई अखरोट खिला देता है, तो एक अखरोट तो खा लेता है, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है उसको। तो नेक्स्ट डे वापस जाता है, वही आदमी उसको 2 अखरोट देता है, 2 अखरोट खा लेता है, बड़ा अच्छा लगता है। तीसरे दिन जाता है तो उसको 5, 7, 10 अखरोट खिला देता है, और वो बंदर खा तो जाता है पर निकाल नहीं पाता है। तो स्टॉक मार्केट का भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा खा तो जाते हैं, और वो होल्ड करना मुश्किल है। वो होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आई एम श्योर मधु सर, जो कुछ भी आपने कहा उससे, और जो आपने सीखा राकेश भैया से, वो लोगों को बहुत काम का है। 3 चीज़ें खास बातें जो मधु सर ने बताया, जो नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने वाली। एक, हिंदुस्तान पे आप भरोसा बनाए रखें, अपने आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाएंगे और बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। दूसरा, रिसर्च खरीदने के पहले करें, बाद में नहीं। 20 बार सोचें खरीदने के पहले, बेचने के पहले 50 बार सोचें कि मैं क्यों बेच रहा हूँ। और तीसरा ये कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा लगाएं, क्योंकि उन्होंने वो साफ कहते थे अपने ससुर से या पिताजी से पैसा लेकर शेयर बाज़ार में नहीं लगाना, अपना पैसा लगाना चाहिए। तो ये कुछ लर्निंग्स है जो बिग बुल की है हमारे लिए, मधु सर ने बताई है। मधु सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल से अपने शब्दों में राकेश भैया के लिए जो श्रद्धांजलि दी है। अप्रिशिएट। आप स्टूडियो में आए। ट्रिब्यूट उनके लिए यही रहेगा अनिल जी, कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, डिविएट ना हो, और ये एक राकेश झुनझुनवाला जो फ्लेम है ना जी, इसको जलाए रखें। बिल्कुल, ये मशाल जलती रहे एब्सोल्युटली, और हम सबको रास्ता दिखाती रहे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।